तो देखो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बेसिक चीज़ें समझ लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझेंगे और फिर कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स को करेंगे और फिर हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आगे रिडॉक्स रिएक्शन पे चलते हैं। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, तो इसमें नीचे लिखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए स्टार्ट करते हैं कि भाई आयनिक बॉन्ड आपने बता दिया। आप सोचो सर आपने आयनिक बॉन्ड बता दिया, कोवेलेंट बॉन्ड बता दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में तो बताया ही नहीं। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तब क्या करेंगे? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझते कि क्या होगा, तो इसमें नीचे लिखो कि तो वही सम इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नीचे लिखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है ये समझते हैं। तो देखो ए और अगर बी के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें देखो दो केस हो सकता है। केस 1 कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लेते हैं कि ए की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, ठीक है। तो देखो इसको समझने के कई तरीके हैं। या तो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा भी लिख सकते हो और आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो कि मान लो आप इसको लिख सकते हो ये +1 होता है और ये सिंपल ये होता है -1, ठीक है। तो आप जैसे समझना चाहो समझ सकते हो। आप चाहो तो ये कैसे लिखो या फिर ये लिखो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको पता है कि आप इसको प्लस और माइनस चार्ज से ऐसे इंडिकेट कर सकते हो। पहला केस लेते हैं कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इससे। अगर ऐसे केस में बॉन्ड तोड़ते हो तो कुछ नहीं भाई, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड तोड़ोगे तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ जाएगा। अरे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बॉन्ड तोड़ोगे लेके वापस आ जाएगा। या दूसरे तरीके समझ लो कि अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ते हो, मतलब ये वाले बॉन्ड को, देखो +1 और ये -1, जो तोड़ने के रूल बताया उसको समझो। अगर आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने पे क्या होगा? अरे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन वही लेके जाएगा, वो रूल कभी नहीं बदलेगा। ऑक्सीडेशन नंबर में वो रूल कभी भी नहीं बदलेगा। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब वो लेके चला गया तो जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है उस पर क्या आता है? माइनस, और जो जिसको नहीं मिला उस पर आता है प्लस। तो इस पर प्लस है और इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो इस पर आएगा माइनस, तो ओवरऑल हो जाएगा न्यूट्रल। मतलब ऐसे में क्या होगा? ए पे चार्ज आएगा 0, मतलब बी पे चार्ज आएगा 0। मतलब समझ लो क्या हुआ कि अगर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, इलेक्ट्रॉन देने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगर आप ऐसे बॉन्ड को तोड़ोगे तो होगा ये कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ जाएगा। भाई ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, अरे ए ने क्या बी पे दया किया कि भाई चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं। बॉन्ड तोड़ोगे तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस आ जाएगा। बस ये लेके वापस आ गया, इसी का इलेक्ट्रॉन था, ये वापस लेके आ गया, तो किसी पे कोई चार्ज नहीं। तो ऐसे केस में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, in that case oxidation state on both atom are 0। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इफ बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एटम, इन दैट केस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन बोथ द एटम इज 0। तो वैसे केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दोनों एटम पे, वो क्या होता है? 0 ही रहता है, ठीक है, इसमें चार्ज नहीं आता। अब इसमें देखो दूसरा केस समझते हैं। केस 2, अगर मतलब ये जो हो रहा है, मान लो अगर ऐसा हो गया कि ए का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अगर वो बी से कम हो गया, मतलब कि ऐसा हुआ कि बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो और उसने ए के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो अब ऐसे केस में क्या होगा? देखो एक तो पहले से इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, ठीक है। और अगर आप तोड़ोगे तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा? ए पे आ जाएगा प्लस और बी पे आ जाएगा माइनस, मतलब ए पे आ जाएगा +2, बी पे आएगा -2। मतलब ये केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन तो ए का था पर लास्ट में लेके कौन निकल गया? बी।
मतलब बी ने क्या है कि ए को धोखा दिया, पहले ए के साथ क्या है कि बोला भाई चलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, पहले बॉन्ड बनाया और जब बॉन्ड तोड़ा तो उसका इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो अरे दो इलेक्ट्रॉन, अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ए के पास दो इलेक्ट्रॉन रहता है, इन द एंड वो दोनों को लेके निकल लेगा बी, तो बी पे आएगा -2, ए पे आएगा +2। तो अगर ऐसा केस हुआ कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब तोड़ोगे तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे +2 और ज्यादा वाले पे -2 आएगा। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, इफ इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड electron donating atom is less electronegative, in that case oxidation state on electron donating atom is +2 and oxidation state on electron accepting, जो accept करता है, electron accepting atom is -2, oxidation state on इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एटम इज -2। तो फिर जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है उस पे होता है +2, इलेक्ट्रॉन जो मिलता है उस पे होता है -2। ठीक है, समझते एग्जाम्पल समझते हैं। अरे ये NH3 में H+ जुड़ता था, याद होगा ना ये, तो इसमें कुछ नहीं, देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता था, याद है ना, ये H+ पे, मतलब H+ पे। ठीक है, अगर आप इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद भी कुछ नहीं, न्यूट्रल, अरे ये पहले से H+ था तो तोड़ने के बाद भी दोनों सेम हो जाते, कुछ नहीं होता। ये चलो दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो BF3 ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, इसमें इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद दोबारा वही बन जाएगा, तोड़ने के बाद दोबारा ये बन जाएगा NH3 एंड BF3, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो इस पर कोई चार्ज नहीं आता। ठीक है, अब उल्टा एक एग्जांपल समझते हैं। HNO3 आप लोगों को याद होगा, देखो HNO3 में क्या होता है, HON डबल बॉन्ड O एंड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें देखो क्या होता है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो -2 +2, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। अगर आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ोगे तो इधर आएगा -2, इधर आएगा +2। तो देखो अगर देने वाला इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो प्लस आ जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो कोई चार्ज नहीं। ठीक है, इसको तोड़ लेना। नाइट्रोजन पे वैसे फिर +1 और इधर -1 आएगा, फिर नाइट्रोजन पे देखो आएगा +5, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे निकाल के देख भी रखा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में न्यूट्रल रहता है कब, मतलब एक मैं लास्ट में रिपीट कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में न्यूट्रल रहता है कब, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो। पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में +2 एंड -2 चार्ज आता है अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखो आगे बढ़ते हैं और कुछ बातों को और समझते हैं। तो इसमें नीचे लिखो इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के इफेक्ट को समझते हैं। तो पहले एक टर्म लिख लो, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Sp, फिर Sp2, फिर Sp3। ठीक, ये होता है। आगे लिखना चाहो तो Sp3d, वैसे इन सब का यूज पड़ता नहीं है। ठीक है, देखो जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। अगर सेम एटम रहता है और उनका, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो किया, उनका हाइब्रिडाइजेशन भी सेम रहता है, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर सेम एटम होके हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग अलग हो गए तब भी वो ऑक्सीडेशन नंबर को अफेक्ट करेंगे। तो इसमें नीचे लिखो, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। इफ two atom have same hybridization, in that case when bonds are broken then both the atom
गेट 0 चार्ज, ठीक है। इसमें फिर नीचे लिखो इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, in that case also when bonds are broken atom get some charge, in that case also when bonds are broken atom also get some charge, तभी एटम को कोई ना कोई चार्ज मिलता है। मतलब अगर इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तभी एटम को कोई ना कोई चार्ज मिलेगा। एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लेते ये, ठीक है। सबसे पहले देखो ये कैसा है, ये sp, ये sp, ये sp3, ठीक है। तो देखो इस मॉलिक्यूल का देखो पहली बात आप देखोगे तो फॉर्मूला क्या है, C3H4। अरे फॉर्मूला C3H4 है। अगर आपको एवरेज निकालना है तो देखो एवरेज निकालने के लिए इसको +1 और इसको x लेते थे तो क्या होगा, देखो 3 टाइम x 4 टाइम +1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -4/3, ये एवरेज है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल पूछ लिया, मान लो ऐसा स्ट्रक्चर आ सकता है, इंडिविजुअल पूछ ले, तो अब ऐसे केस में हाइब्रिडाइजेशन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये sp और ये वाला तो sp3, ध्यान रखना ये sp3 है। हाइड्रोजन को तोड़ दो पहले, ये +1 -1, हाइड्रोजन को तोड़ दो तो +1 -1, तीनों को तोड़ दो ये, तो -1 इधर से -1 इधर से, तो देखो क्या आएगा, C ट्रिपल बॉन्ड C फिर C, ठीक है। ये sp है, ये sp है, अरे ये sp, अरे बॉन्ड को इमेजिनरी तोड़ा जाता है ना भाई, ये ध्यान रखना कि sp और sp3, इस पे चार्ज है -1, इस पे तो कोई चार्ज नहीं अभी 0, और इस पे चार्ज है -3, ठीक है। अब देखो चीजें कैसे बदलेंगी, sp और sp, देखो कार्बन कार्बन सेम एटम, बराबर के एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो कोई चार्ज नहीं आएगा। पर ये sp है, ये sp3 है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp, तो अगर आप इसको तोड़ोगे तो sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको देना है -1 और इसको देना है +1, तो इसका मतलब कि इस कार्बन पे चार्ज ओवरऑल चार्ज -1 है, 0 और -1 मिला के इस पे चार्ज -1, और -3 और +1 मिला के इस पे चार्ज -2, और एवरेज ले लो -1 -2। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर अलग अलग हुआ तब भी आपको चार्ज को अलग अलग करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो हम लोग चलो इनको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। तो इनको समझते हैं। तो देखो क्या है, फटाफट देखो, पहले ये sp2 एंड sp3, ठीक है। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन को तोड़ लो, तो देखो तोड़ लेना, देखो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन, ठीक है। इसको -2 मिलेगा, इधर एक हाइड्रोजन तोड़ोगे तो इसको -1, इधर 3 हाइड्रोजन तोड़ोगे तो इसको फिर -3, ठीक है। पर ये sp2 है, ये sp2 है और ये sp3 है, ठीक है। इनको तोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, पर जब आप इसको तोड़ोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये, तो इसको तोड़ने पे इसको -1 देना है, इसको +1,
तो इसलिए इस पे ओवरऑल चार्ज इस पे भी -2 आएगा और इस पे भी ओवरऑल चार्ज होगा -2, मतलब ऐसे केस में सब पे -2 अब करके देखो समझ में आएगा ये। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, sp2 sp2 sp3 sp और sp, ठीक है। हाइड्रोजन को हटाओ, तो देखो हाइड्रोजन को हटाने पे देखो ये क्या होगा -2, इस वाले हाइड्रोजन को हटाने पे -1, दो हाइड्रोजन को हटाने पे -2 और लास्ट वाले का हाइड्रोजन हटाने पे -1, ठीक है। देखो इस बॉन्ड को तोड़ के तो कुछ भी नहीं आएगा, पर इस बॉन्ड को तोड़ के ये sp2 और sp3, sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इधर -1 इधर +1, ठीक है। इसको तोड़ने पे क्या होगा कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर इसको -1 और इसको +1, तो इस पे चार्ज है -2, इस पे चार्ज है -2, इस पे चार्ज है 0, दो हाइड्रोजन लगे होने के बाद भी 0, ये -1 और ये -1, ठीक है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स वो हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। अब एक देखो ये एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही फेमस ये एग्जांपल है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये, तो इसको देखते हैं एक्चुअल में है क्या ये। तो देखो है क्या ये, H2SO4 जो होता है ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो हुआ ये कि आपने ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर लगाया, तो केमिस्ट्री में अगर आप कभी भी ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगाते हो तो वर्ड आता है थायो, तो इसका नाम है थायो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लोगे एवरेज, तो इसको -2, इसको +1, इसको अगर आप x मानोगे तो x का वैल्यू आता है +2, और इवन लास्ट लेक्चर में मैंने इसका आप लोगों को एवरेज निकलवाया रखा है, तो आप देखोगे +2, तो ये है आपके पास वही थायोसल्फ्यूरिक एसिड एंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। इसका एवरेज वैल्यू पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो सबसे पहले सल्फर पे 2 लोन पेयर है, ये sp2 है और ये sp3 है, आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लो, ये sp2 है और ये sp3, ठीक है। इसमें एक सिग्मा 2 लोन पेयर और यहाँ पे 4 सिग्मा है, ठीक है। अब देखो है क्या, पहले ऑक्सीजन को तोड़ के निपटा लेते हैं, तो इसको तोड़ने से -1 +1 -2 +2 -1 +1, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर और 2 लोन पेयर, ठीक है। देखो नीचे वाले पे चार्ज आ चुका है +4, पर ये है sp2 और ये है sp3, ठीक है। हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं सिर्फ सल्फर पे। अब अगर आप इसको तोड़ोगे तो sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको मिलेगा -2 और इसको मिलेगा +2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक सल्फर का स्टेट है -2 क्योंकि sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एक सल्फर का स्टेट है +6, एवरेज लेना है तो -2 +6 / 2, तो +2 वही आएगा। तो ध्यान रखना है कि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर हाइब्रिडाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। और देखो मतलब कि जो एग्जाम्स होते हैं, जैसे मान लो कि सीईटी एग्जाम हो गया या फिर नीट का एग्जाम हो गया, तो वो जो मैंने एक्स वाला मेथड बताया था आप उससे करोगे आंसर आ जाएगा। पर जेई मेन वाले या जे एडवांस वाले वो एवरेज से ज़्यादा वो फोकस करते हैं इंडिविजुअल वैल्यू पे। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आया जेई मेन या एडवांस में तो आपसे इंडिविजुअल पूछेगा व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे -2 +6 या फिर 0 +4, तो आपको ध्यान रखना -2 +6। तो एक्चुअल चार्ज पता होना जरूरी है। ये ध्यान रखना है कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, एवरेज वैल्यू तो फ्रैक्शन में आ सकती है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल।
इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को कवर करते हैं हम लोग। कुछ पहले कुछ वो भी मॉलिक्यूल करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल वो करेंगे जो 2000 अभी क्या चला 2019 में आपका नीट में आया था, 2019 में ही नीट में आया था और एनसीईआरटी से कॉपी भी हुआ है। अभी देखते हुए एग्जाम्पल, पहले देखते क्या क्या, देखो C3O2, देखो थोड़ा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो एवरेज करोगे तो ये -2, तो एवरेज करोगे तो +4/3, अदरवाइज इंडिविजुअल क्या है, देखो -2 +2 0 और -2 +2, इंडिविजुअल स्टेट +2 और 0 है और एवरेज +4/3, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ एग्जाम्पल। दूसरा BR3O8 मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो 2019 में आपका नीट में दिया। वैसे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर नीट में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, मतलब 2019 में। ये -2 लोगे तो इसका चार्ज +16/3, इसके इंडिविजुअल चार्ज पूछा हुआ था, तो इसका स्ट्रक्चर देखो थोड़ा सा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, पर जो है तो है, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है, जो है तो है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। तो देखो है क्या इसमें, ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही 7 बॉन्ड बना सकता है वो। तो देखो ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने 7 बॉन्ड बनाए, उसने 7 बॉन्ड बनाए, इसने 6 बॉन्ड बनाए, तो इस वाले ब्रोमीन पे 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले बात ध्यान रखना, बीच वाले ब्रोमीन पे 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल पर यही रहता है ये। अब इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो बात है वो ध्यान रखना कि देखो ब्रोमीन वैसे हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp3, ये भी sp3, वो भी sp3, सब sp3 है। तो अगर आप निकाल के देखोगे तो एक्चुअल में इसका स्टेट है +3, अरे ऑक्सीजन को तोड़ो, -2 +2 -2 +2 -2 +2, और ये आपके पास है +4 और ये आपके पास है +6, तो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +6 +4 +6 है, एवरेज वैल्यू +16/3, बीच वाले ब्रोमीन पे 1 इलेक्ट्रॉन बचता है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अजीब सा केस है, पर जो है तो है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा देखो कुछ और एग्जांपल्स को करते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को ये भी बताया था रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रेंज होता है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो कुछ इसमें एग्जांपल्स करते, देखो H2SO5 कैरोस एसिड, जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग में ड्रॉ करवाया था। अब देखो है क्या एक्चुअल में कि अगर आप ऑक्सीजन को -2 लोगे, अगर आप ऑक्सीजन को -2 लोगे और हाइड्रोजन को +1 लोगे तो सल्फर में +8 आ जाएगा। +8 पॉसिबल ही नहीं, मैंने सल्फर पे कहा था कि उसका स्टेट -2 से लेके +6 तक वेरी करता है। तो अब क्या मिस्टेक है, तो देखो मैंने लास्ट टाइम पे यह भी कहा था कि ऑक्सीजन नॉर्मली ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो परऑक्साइड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और इसका स्ट्रक्चर मैंने जब केमिकल बॉन्डिंग में ड्रॉ करवाया था तो बताया भी था कि इसमें परऑक्सी बॉन्ड है। तो लास्ट टाइम पे भी देखो मैंने ये बात बोल रखा है कि ऑक्साइड के अलावा जो और एग्जाम्पल्स होंगे मैं वो आप लोगों को लिखवा दूंगा, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जो भी परऑक्साइड वाले एग्जाम्पल्स आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। और बाकी परऑक्साइड वाले एग्जाम्पल में लिखवा दूंगा, बाकी कोई क्वेश्चन आया तो उसमें ऑक्साइड लेना है, तो इसमें परऑक्साइड होता है। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इसमें होता है। इसमें सबसे पहली बात तो पेरोक्सी लिंकेज है। इवन पेरोक्सी लिंकेज ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जेई में, कि मतलब एक 1 और मोर करेक्ट क्वेश्चन था कि कुछ मॉलिक्यूल दिए तो पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन पेरोक्सी बॉन्ड, उसमें ये भी एक था। मतलब तो जो पेरोक्सी बॉन्ड, अब देखो इसमें भाई हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो कुछ नहीं, ये +1 और ये -1, तो इसको तोड़ोगे तो -2 +2, और इसको तोड़ोगे भाई +1 -1, इसको तोड़ोगे +2 -2, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो +1 -1, और इस वाले बॉन्ड को तोड़ोगे तो +1 -1। तो देखो, और
पेरोक्सी बॉन्ड को तोड़ के कोई फायदा नहीं है। इसमें पेरोक्सी बॉन्ड है, पेरोक्सी मतलब पेरोक्साइड है। तो देखो है क्या एक्चुअल में, क्या है क्या, इसमें हाइड्रोजन पे चार्ज है +1, अरे 2 हाइड्रोजन थे और दोनों पे चार्ज है +1, ठीक है। सल्फर पे इस पे चार्ज है +6, तो सल्फर पे चार्ज है +6। ऑक्सीजन इसमें 5 थे, तो जो 3 ऑक्सीजन थे, मतलब जो 3 ऑक्सीजन थे, मतलब 1, 2 और 3, उस पे चार्ज है -2, पर जो 2 ऑक्सीजन है ये दोनों, इस पे चार्ज एक्चुअल में है आपके पास -1। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि कैरोस एसिड में पेरोक्सी लिंकेज होता है और 2 ऑक्सीजन पे चार्ज -1 होता है, ठीक है। ये हो गया। इसी से मिलता जुलता है H2SO8, मार्शल्स एसिड, याद होगा मार्शल एसिड क्या रहता है। इसमें भी अगर आप ऑक्सीजन को -2 लोगे तो सल्फर +7 निकलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है एक्चुअल में। तो यहां पे देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। इसमें ये वही ध्यान रखना है कि ये इसमें पेरोक्सी बॉन्ड है, और अगर आप सारे बॉन्ड को तोड़ के लिखोगे तो देखो क्या निकलेगा। इसमें सल्फर पे, दोनों सल्फर पे एक्चुअल में स्टेट है +6, इसमें 6 ऑक्सीजन पे स्टेट है -2, एंड बीच वाले जो 2 ऑक्सीजन उस पे स्टेट है -1, और हाइड्रोजन पे स्टेट तो +1 होगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास इसमें चार्जेस होते हैं। इसके अलावा एक मॉलिक्यूल CrO5, बहुत ही फेमस मॉलिक्यूल है। इवन इस पे क्वेश्चन इस साल या लास्ट ईयर, 2 में से किसी एक साल जेईई मेन में आया है। ये देखो क्रोमियम में अगर आप देखो तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 6 मतलब 24 होता है। अगर आप ध्यान दो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है। उसके पहले जो इनर्ट गैस है वो आर्गन, तो आर्गन और 24, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18 से 24 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा तो निकाल ही नहीं सकता है। तो अगर आप ऑक्सीजन को -2 लोगे तो क्रोमियम पे +10 आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो एक्चुअल में ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये देखो ये क्या है, ये बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर, बटरफ्लाई, तो ये क्या है, बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर। इसमें 2 पेरोक्सी बॉन्ड है, तो इसमें क्या है कि 2 पेरोक्सी लिंकेज या पेरोक्सी बॉन्ड। तो इसमें एक ही ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 और बाकी 4 ऑक्सीजन पे चार्ज इसमें है -1, ठीक है। और क्रोमियम पे चार्ज है +6। तो ये ध्यान रखना कि CrO5 में क्रोमियम पे चार्ज +6 होता है, एंड 2 पेरोक्सी लिंकेज की वजह से 4 ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है और एक ही ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में सब कुछ कर लिया, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट तो वो कर लिया, हाइब्रिडाइजेशन के भी रोल को हमने समझ लिया एक्चुअल में, और हम लोगों ने साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले केस को भी समझ लिया। तो हम लोगों ने क्या है कि इसमें काफ़ी चीज़ों को समझ लिया एक्चुअल में। तो बच्चों देखो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट पूरा कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है रिडॉक्स रिएक्शन। तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो समझते हैं। तो रिडॉक्स में आरई का मतलब आरईडी का मतलब है रिडक्शन, और ओएक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स जो है वो 2 वर्ड को मिला के बनता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो इसमें नीचे लिखो रिडॉक्स इज मेड ऑफ 2 वर्ड, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन ऑक्सीडेशन को मतलब क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, और इंडिया के जितने भी बोर्ड्स हैं एक्चुअल में, तो इंडिया में देखो जितने भी बोर्ड है सब में क्लास 9th में रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, पर बेसिक इंट्रोडक्शन तो दिया ही जाता है, सारे बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है।
हाँ, ये बात अलग है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में नहीं आता। इवन मुझे खुद एक्चुअल में क्लास 9th में समझ में नहीं आया था। टीचर बता देता था कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, समझ में नहीं आता था कि बता क्या रहा है ये। तो कई बार कंफ्यूजन के स्टेट आ जाते थे। पर रिडॉक्स ये जो वर्ड है या फिर ये जो रिएक्शन है, इसके बारे में क्लास 9th में वैसे मतलब बुक्स में रहता है। हाँ, ये केस अलग है कि समझ में ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि जो टीचर्स बताते हैं उनके पास नॉलेज कम होता है, और बुक में भी क्या होता है जो डेफिनेशंस होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को वहाँ पे मतलब समझ में तो कम आता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन 9th में ये चीज़ें रहती है। तो मतलब रिडॉक्स में क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या होता है भी समझते हैं, और हम लोग जो मतलब आज के लेक्चर में जो डेफिनेशन फॉलो करेंगे उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले कुछ करने के पहले क्या है, देखो सबसे पहले तो ये बात समझना है कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये दोनों एक साथ होते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी रिएक्शन में रिडक्शन हो जाए तो ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। देखो आप पहले, मैं इनके कुछ डेफिनेशन को लिखवाने के पहले मैं पहले आप लोगों को क्लास 9th का कुछ बातें बता रहा हूँ। देखो 9th में एक ये पढ़ाया, मतलब एक टर्म ये पढ़ाया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा वो ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है वो रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाला रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाला ऑक्सीडेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो कोई गेन भी करेगा, मतलब किसी का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो किसी का रिडक्शन होगा। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन वहां पे कंफर्म होगा। किसी ने लॉस किया तो किसी ने गेन भी किया होगा, या फिर किसी रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन जरूर होगा। रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन। अरे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं आसमान से थोड़ी ना टपकेगा, कोई ना कोई तो उसको देगा ना। तो रिएक्शन में अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी होगा। मतलब रिएक्शन में अगर होंगे तो दोनों होंगे या फिर दोनों नहीं होंगे, दोनों एक साथ होंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा। मतलब ये ध्यान रखना, कभी नहीं हो सकता कि एक हो जाए दूसरा ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसमें नीचे लिखो इन रिडॉक्स रिएक्शन बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन always take place at the same time. It is not possible that in a reaction only reduction take place and oxidation does not take place or vice versa. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिडक्शन हो जाए ऑक्सीडेशन ना हो, या ऑक्सीडेशन हो जाए रिडक्शन ना हो। होगा तो दोनों होगा या फिर दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अब इनके डेफिनेशंस को समझते हैं कि क्या है क्या। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है और ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन है कि रिडक्शन क्या ऑक्सीडेशन क्या है, तो इसको चलो समझते हैं। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन क्या है क्या ये। तो बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो है क्या, एक बुक है एनसीईआरटी करके, अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो बुक में मतलब रिडॉक्स जो चैप्टर है वो 10 पेज का करीब दिखे हुए हैं। 10 पेज में 5 पेज यही समझाया है कि रिडक्शन को ये क्यों बोलते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, और ऑक्सीडेशन को क्यों बोलते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि मतलब रिलेवेंट नहीं है, मतलब फालतू में उसमें समझा के टाइम वेस्ट किया। अरे स्टार्टिंग में देखो बस ये कि साइंटिस्ट जब डिस्कवरी कर रहे थे, आप देखो बात ये कि जितने भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, तो मोस्ट ऑफ द जो एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं। तो हमको नेचर में जो मॉलिक्यूल मिले उनमें या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट था या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट था या फिर दोनों प्रेजेंट थे। मतलब हम लोगों को जितने भी एलिमेंट्स मतलब बॉन्ड करते हुए दिखाई दिए, मतलब बॉन्डिंग देखा, तो हर एलिमेंट हमने देखा हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर ले रहा था, हर एलिमेंट ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर ले रहा था। तो इसलिए स्टार्टिंग का डेफिनेशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ध्यान में रख के बनाया गया। पर जब और डेवलपमेंट होने लगा तो हमको बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल मिले जहां पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं भी था। तो अगर वो दोनों नहीं है तब वहां पे कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन वाला टर्म को इंट्रोड्यूस किया। समझ में आ रही है। अरे स्टार्टिंग में देखो नेचर में जितने भी एलिमेंट्स है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं।
तो इसलिए स्टार्टिंग के जो डेफिनेशंस थे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ध्यान में रख के बनाए गए, पर बाद में ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल मिले जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थे, तो इसीलिए हम लोगों ने इसका अलग डेफिनेशन भी क्या है कि लिखा है। तो रिडक्शन का मतलब सबसे पहले क्या होता है, ये है गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो जहां पे हाइड्रोजन का गेन होता है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जो पहला बेसिक डेफिनेशन उससे स्टार्ट किया हमने। या फिर ये क्या होता है, ये होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या होता है, ये होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो टर्म है हम लोगों को इस चैप्टर में तो बहुत कम यूज करना होगा, स्पेशली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जब बोलते हैं कि रिडक्शन करवा दो भाई, तो हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, और जब बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन कर दो भाई, तो ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो मेनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टर्म हम लोग यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेनली वहां यूज करते हैं जहां पे इसका यूज नॉर्मली कम ही होता है। ठीक है, पर फिर भी लिख लिया है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन वाला टर्म पे आते हैं। तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात और समझो, जब कोई एलिमेंट या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस चार्ज आ रहा है। जैसे मान लो पहले उसका चार्ज था 0, अब हो गया मान लो -1 -2, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज मतलब उसका वही चार्ज घट रहा है, उसके पे मतलब चार्ज नेगेटिव साइड जा रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है, मान लो 0 से जा रहा है -1 -2, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन हो रहा है। तो ये मेन डेफिनेशन है जो फॉलो करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर आप लोगों ने देख ही लिया, तो अब आप लोगों को इसको फॉलो करने के बाद कभी कोई दिक्कत आएगा ही नहीं। तो यहां पे क्या होता है, ये होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होता है, और ये क्या होता है, ये है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन वही ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसका मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने समझ लिया है, तो इसको फॉलो करेंगे लास्ट वाले को, या लास्ट के दो को फॉलो करेंगे हम लोग इस चैप्टर में। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको फॉलो करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोला रिडक्शन तो हाइड्रोजन दे देना, बोला ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीजन दे देना, पर इलेक्ट्रॉन वाला टर्म या ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टर्म हम लोग इस चैप्टर में फॉलो करेंगे। जो भी बचा हुआ है पूरा चैप्टर उसमें यही टर्म फॉलो करेंगे। तो रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो चलो एग्जांपल समझते हैं। ज्यादा फोकस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में, आपको उसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस भी रहेगा और आपको ज्यादा सही लगेगा वो चीजें। N2+H2 से बनता है अमोनिया। इसमें पता ही नहीं चलेगा कौन, वही हाइड्रोजन के टर्म में करोगे कई बार कंफ्यूजन होगा। सिंपल समझो, देखो बैलेंस वैलेंस नहीं कर रहे, बस ऑक्सीडेशन नंबर समझो। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, भाई पहला पॉइंट ही लिखवा है एलिमेंट पे स्टेट 0, हाइड्रोजन पे स्टेट 0। मॉलिक्यूल में क्या होता है, हाइड्रोजन का स्टेट +1, नाइट्रोजन -3। नाइट्रोजन 0 से कहाँ पे आ रहा है, -3 में। स्टेट शायद कम हो रहा है, अगर स्टेट कम हो रहा है तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। सिंपल। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, रिडक्शन। ये 0 से आ रहा है, हाइड्रोजन 0 से आ रहा है +1 में, स्टेट बढ़ रहा है, तो ये क्या, ऑक्सीडेशन। या ऐसे भी समझ लो, 0 से आ रहा है -3, तो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, रिडक्शन। 0 से आ रहा है +1 तो इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो ये हो गया। और समझते जैसे जीरो से +1
ऑक्सीडेशन, 0 से -2 रिडक्शन, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, कंबसन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपके जो घर पे होता है मिथेन ले लेते हैं, चलो CNG, ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा CO2 प्लस H2, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन +1 और कार्बन -4 और ऑक्सीजन 0। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 होगा, कार्बन +4 और ऑक्सीजन -2 और हाइड्रोजन +1, ठीक है। देखो इंडिविजुअल आइटम पे फोकस करना है, ध्यान रखना है। देखो हाइड्रोजन +1 से +1 में गया, हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं, हाइड्रोजन तो वाटर में भी +1 में ही रहता है। मैं एक बार देख लेता हूँ पूरा आ तो रहा ना कैमरे में, पता चला कैमरे के बाहर निकल गया। हाँ आ रहा है, एक्चुअल में कवर हो रहा है ये। तो हाइड्रोजन का स्टेट क्या है, +1, ठीक है। हाइड्रोजन का स्टेट +1 है ये। तो हाइड्रोजन का स्टेट एक्चुअल में +1, हाइड्रोजन यहाँ पे +1, तो हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं। तो एक्चुअल में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है वो एक एटम पे होता है या फिर एक एलिमेंट का होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का नहीं होता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन +1 से जा रहा है +1 में, इसमें एक्चुअल में कोई चेंज नहीं हो रहा। पर कार्बन -4 से जा रहा है +4, -4 से +4, तो कार्बन का वैल्यू बड़ा है, तो यहाँ पे कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो एक्चुअल में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन का, हाइड्रोजन में तो कुछ हुआ ही नहीं। मतलब एक जैसे मान लो ऐसा थोड़ी ना कि मीथेन में सभी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं। अरे हाइड्रोजन पे ऑलरेडी +1 था, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही कहाँ था लॉस करने के लिए। तो कार्बन -4 से जा रहा है +4 में, तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ये ध्यान रखना कि रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन किसी एटम का होता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का नहीं होता है। ऑक्सीजन 0 से आ रहा है -2 में, तो ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। थोड़े अलग से एग्जांपल करते हैं इसमें। मान लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज है -2 और मैंगनीज पे +7। अरे निकाल के करना ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2, आयरन पे है +2, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 और आयरन पे करोगे +3, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2, मैंगनीज पे +4। तो मैंगनीज देखो +7 से आ रहा है +4 में, मैंगनीज का चार्ज कम हो रहा है पॉजिटिव, तो मैंगनीज का हो रहा है रिडक्शन, तो मैंगनीज का हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। और आयरन +2 से आ रहा है +3 में, तो आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो जिसका चार्ज कम होता है वो होता है रिडक्शन, और जिस पे चार्ज बढ़ता है वो होता है आपके पास ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक तो समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है इसमें। तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पे चार्ज माइनस आता है, फिर रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज कम होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है। ये आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले समझेंगे रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, फिर समझेंगे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं ये भी आप लोगों को इस चैप्टर में आगे पढ़ाया जाएगा।